जय हिंद बच्चों हमने कक्षा 11वीं के पिछले वीडियो में देखा था त्रैमासिक परीक्षा भौतिक शास्त्र का पेपर। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 1 अंक 2 अंक के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और 2 अंक के कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 2 अंक के क्वेश्चन और 3 अंक वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों, मेरा नाम है मुकुंद यादव। मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो से जो भी सीखने मिलेगा उसे जरूर सीखेंगे। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे हम लोगों ने। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं और वृत्तीय गति किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे अपन लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति की परिभाषा देना है। तो प्रक्षेप्य गति की परिभाषा कैसे दोगे आप लोग? तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा किसी अन्य दिशा में फेंकते हैं। तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा है और ये अन्य दिशा है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा के अलावा हम लोग अगर अन्य दिशा में फेंकते हैं तो वह क्या करती है, ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी के अन्य स्थान पर जाकर गिरती है। तो वस्तु की इस गति को अपन लोग प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये भी आपको 2 नंबर में पूछा था। तो हम लोग बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है या फिर वृत्त की परिधि पर गति करती है तो उस वस्तु की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन था वो था जड़त्व का नियम। तो आप लोगों के सामने है जड़त्व का नियम। और बेटा, जड़त्व के नियम को अपन लोग गति का पहला नियम बोलते हैं या पहले नियम को अपन लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। तो वो जड़त्व का नियम इस प्रकार है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, और यदि कोई वस्तु सरल रेखीय मार्ग में अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इस नियम को गति का पहला नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम बोलता है कि यदि किसी निकाय पर कोई बल कार्य ना करे, अब बल कार्य ना करेगा मतलब वहां पर लगने वाला बल का मान 0 होगा। तो यदि किसी निकाय पर कोई बल कार्य ना करे तो उस समय निकाय का संवेग जो होता है वो संरक्षित होता है। इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में और 4 किलोग्राम की वस्तु को अपन लोग 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में बल किस में अधिक लगेगा। तो मैं आपके सामने लिख चुका हूं, पहली वस्तु का द्रव्यमान और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, पहली वस्तु का त्वरण और दूसरी वस्तु का त्वरण। तो देखते हैं किस पर बल का मान ज्यादा लगता है। तो आप लोगों ने देखा होगा F बराबर होता है क्या, ma। तो यहाँ पे F1 बराबर m1 a1 हो जाएगा और यहाँ पर अगर दूसरी वस्तु पर लगने वाले बल को अपन लोग F2 बोलेंगे तो ये m2 a2 हो जाएगा। तो F1 का मान देखिए, m1 का मान 2 किलोग्राम और a1 का मान कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। और यहीं पर देखो F2 का मान कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा m2 का मान 4 और a2 का मान हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 न्यूटन और 4 दूनी 8 न्यूटन, क्योंकि बल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बोल रहा है किस वस्तु को त्वरित करने में ज्यादा बल लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि पहली वस्तु को, अर्थात जो वस्तु 2 किलोग्राम की है उसे 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है वो कि 2 किलोग्राम पिस्टल से 10 किलोग्राम की गोली जो है ना उसको 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर छोड़ी जाती तो पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने देखो पहले से मैं यहाँ पर आपके रखा हूं कि माना कि पिस्टल का द्रव्यमान को अपन लोग m1 मान लेते हैं, 2 किलोग्राम है। गोली का द्रव्यमान हो जाता है 10 ग्राम। तो चूंकि ये किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दिया हम लोगों ने, जिससे इसका मान आ गया 0.01 किलोग्राम। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम काम कर रहा है। अब संवेग संरक्षण का नियम का मतलब यह है कि गोली चलाने के पहले का संवेग और गोली चलाने के बाद का संवेग। तो जब गोली चल ही नहीं रही है तो क्या ना तो पिस्टल गति कर रहा होगा ना ही गोली गति कर रही होगी, तो पहले का संवेग हो जाएगा 0 और बाद का संवेग हो जाएगा, ये हो जाएगा पिस्टल का संवेग द्रव्यमान गुणा वेग, और ये हो जाएगा गोली का संवेग मतलब m2v2 मतलब द्रव्यमान गुणा वेग। हम लोगों ने यहाँ से देख देख कर पूरा मान यहाँ पर रख दिए। उसके बाद आप लोगों ने देखा है जब पक्षांतर करे और यहाँ पर गुणा के 2 को हम लोगों ने बटे में पहुंचा तो इसका जो आंसर आ रहा है -0.75 मीटर प्रति सेकंड। इसका आंसर बेटा माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि पिस्टल जो है वो पीछे की ओर गति कर रही है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आपको दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। मान लीजिए कि सरल लोलक का आवर्तकाल जो है वो प्रभावकारी लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो विमी विधि से इसके सूत्र का व्युत्पन्न करना है। तो आप लोग देखिए, माना कि जो आवर्तकाल है वो प्रभावकारी लंबाई, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इन पर क्रमशः ए बी सी की घात कर दिया हम लोगों ने। समानुपाती हटाए तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक नियतांक के लग गया। तो हम लोग अब यहाँ पर जितनी भी राशि दिखाई दे रही सबका विमी सूत्र लिखने वाले हैं। तो आवर्तकाल का विमी सूत्र हो जाएगा टी, द्रव्यमान का विमी सूत्र हो जाएगा एम, लंबाई का एल हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र हो जाएगा एल टी माइनस 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं लेने पर, तो सबके देखो ये आवर्तकाल की विमा हो गई, यहाँ पर इसकी ये विमाहीन राशि, इसकी कोई विमा नहीं होती के की। लंबाई का विमी सूत्र लिख दिया मैंने, ए की घात है तो ए लिख दिया, द्रव्यमान का विमी सूत्र लिख दिया, बी की घात है तो बी लिख दिया, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का विमी सूत्र एल टी माइनस 2 होता है, सी की घात है तो सी लिख दिए। इसके आगे का काम देखिए आप लोग क्या किया हम लोगों ने, यहां पर चूंकि m और l गायब है तो m0 l0 और ये हो जाएगा t, ठीक। उसके बाद l पर a की घात, m पर b की घात और ये c की घात को अंदर जब लाएंगे ना तो l पर c की घात और -2 और c का गुणा होकर क्या हो जाएगा वो -2c। अब कुल मिला के देखिए, l सबसे पहले यहाँ पर m को लिखेंगे तो m पर b की घात और l पर a की भी घात है और c की भी घात है, मतलब कुल मिलाकर घातें जुड़ जाएगी, a प्लस c की घात हो जाएगी और t पर -2c घात। इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों से घातों की तुलना करेंगे। तुलना कैसे करते हैं बेटा, तो m की घात की तुलना m की घात के बराबर कर दो। जैसे m पर b की घात है तो इधर 0 है तो b बराबर 0, l पर a प्लस c है तो इस तरफ क्या है 0 है तो a प्लस सी बराबर 0। उसके बाद यहाँ पर -2c है तो इस तरफ क्या है 1 है तो -2c बराबर 1। तो यहाँ से c का मान निकल जाएगा, गुणा का जो 2 है वो बटे में पहुंच जाएगा, तो मतलब -1/2 आ जाएगा। इस c के मान को आप लोग उठा के यहाँ रखोगे तो देखो प्लस के c को उधर पक्षांतर करोगे तो -c हो जाएगा, ये माइनस सेम रहेगा और c की जगह में -1/2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। a का मान कितना आ रहा है आपके पास +1/2, ठीक है। तो a b c तीनों के मान निकल गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे a b c में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो इसके आगे की बात, इसके आगे देखो आप लोग ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा समीकरण नंबर 1 में यहां पर t बराबर k, ठीक है। उसके बाद l के ऊपर a की घात थी तो हम लोगों ने 1/2 की घात कर दिए, m के ऊपर देखो b की घात थी तो हम लोगों ने b का मान कितना रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिए, और g के ऊपर देखो c की घात थी तो c का मान कितना रख दिया हम लोगों ने -1/2। अब इसके आगे का सॉल्यूशन आप लोग देखो, ठीक। इसके आगे हम लोगों ने क्या किया, l पर 1/2 की घात, m पर 0 की घात का मान 1 होगा, जो -1/2 की जो घात है उसको नीचे लाकर हम लोगों ने प्लस कर दिया ना। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा k और l पर 1/2 की घात और बटे में कौन रहेगा g पर 1/2 की घात, तो दोनों पर कुल मिलाकर 1/2 की घात और 1/2 की घात को हम लोग रूट बोलते हैं और यही बेटा आवर्तकाल का अभिष्ट व्यंजक आ चुका है। इसके बाद आप लोगों को अगले सवाल ने बोला है कि इस भौतिक समीकरण के शुद्धता की जांच कीजिए। अब शुद्धता की जांच करने के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, इन सबका विमी सूत्र लिखना पड़ता है। तो मैंने आपके सामने देखिए पूरा विमी सूत्र यहाँ पर लिख दिया हूँ, है ना। ये गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा की विमी सूत्र होता है ml/t-2। द्रव्यमान की का विमी सूत्र ये होता है, वेग का विमी सूत्र L-T-1 और त्वरण का जो विमी सूत्र होता है L-T-2। फिर दोनों पक्षों की विमाएं लेने पर तो सभी जगह पे मैंने उनकी विमा लिख दिया। 1/2 की कोई विमा नहीं होती तो यहाँ पर विमा नहीं है। द्रव्यमान की विमा ले लिए, वेग की विमा ले लिए, 2 की घात है 2 की घात लगा दिए, फिर द्रव्यमान की विमा ले लिए, फिर त्वरण की विमा लिए। तो यहाँ पर ml/t-2 हो गया, यहाँ पर m हो जाएगा, जब ये 2 की घात अंदर जाएगी तो L2 और 2 की घात का जब गुणा होगा -2 से -1 से तो -2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा क्या ml/t-2। तो विमी रूप से शुद्ध वही कहलाता है जिसके प्रत्येक पद का विमी सूत्र समान होता है। तो यहाँ पर ml/t-2 आ गया, यहाँ पर भी ml/t-2 है, लेकिन यहाँ पर ml/t-2 है। तो यहाँ पर जो है ना ये दोनों सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, तो अपन लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, चूंकि प्रत्येक पद की जो विमा है वो समान नहीं है, अतः यह भौतिक समीकरण जो है वो विमी रूप से शुद्ध नहीं है। हम समझ गए ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो क्या है देख लेते हैं। तो बोलता है कि क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद को अपन लोग फेंकते हैं 15 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, तो इसके क्षैतिज परास की गणना आप लोगों को करना है। अब देखते हैं इसमें क्षैतिज परास की गणना कैसे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए इसका सॉल्यूशन देखो ये है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा सबसे पहले वेग का, ये
पहले सबसे पहले कोण का मान देखिए, तो कोण का मान 30 अंश, तो 30 अंश ले लिया हम लोगों ने। वेग u का मान 15 मीटर प्रति सेकंड है। बोलता है क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। क्षैतिज परास का आप लोगों को सूत्र याद होना चाहिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सभी जगह पे मैंने मान रखा, u के जगह में 15 रख दिए, थीटा के जगह में 30 रख दिए, और बटे में गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 होता है, जिससे लगभग आप लोग 10 ले सकते हैं। 15 का वर्ग 225, साइन 2 गुणा 30 मतलब 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान हो जाएगा बेटा करनी 3/2। हम लोगों ने इनको 5 से काट दी, तो ये 45/2 आ गया। कुल मिला के जब इसको सॉल्यूशन आप लोग करोगे, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों का अंत में जो आंसर आएगा वो आएगा 19.48 मीटर, क्योंकि क्षैतिज परास है तो उसका आंसर मीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा राशि चेंज कर दिया। जैसे बोल रहा है कि 36 से 60 अंश का कोण, मतलब थीटा का मान 60 है, वेग का मान आप लोगों को 30 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो उसने बोल रहा है कि अधिकतम ऊंचाई का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अधिकतम ऊंचाई का सूत्र देखिए आपके सामने है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर मतलब 30 का वर्ग, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह में 60, और 2 गुणा g का मान मैंने 9.8 की जगह में 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसको हल किया हम लोगों ने, 30 का वर्ग 900, साइन 60 का मान करनी 3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो, बटे में 20 आ जाएगा, है ना। तो हल करने पर इसका आंसर जो आ रहा है आपका 33.7 आ रहा है। बेटा इसको हल तो आप लोग खुद कर सकते हो ना, अब ये मत बोलना कि बेटा सर हल करके दिखाइए करके। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर के अनुदिश ये दिया है, स्थिति का समीकरण दिया है, और आप लोगों को बोल रहा है a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, और तो t बराबर 2 पर तात्क्षणिक वेग का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अब देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने देख लो लिख लिया है, वस्तु की स्थिति का समीकरण आपको दिया है, a का मान, b का मान, t का मान आपको दिया है। अब बेटा तात्क्षणिक वेग का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, तो तात्क्षणिक वेग का मान निकालने के लिए जो विस्थापन आपको दिया है उसका अवकलन कर दो समय के सापेक्ष। तो अवकलन मतलब d/dt ऑफ x। जब अवकलन करते हैं तो d/dt ऑफ a, और यहाँ पर जो अचर राशि उसको हम लोगों को बाहर करना पड़ता है, जैसे आप लोगों ने देखा है, और अचर राशि का अवकलन यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, और जब अचर राशि किस राशि के साथ आती है, चर राशि के साथ, तो उस अचर राशि को अवकलन के बाहर कर देते हैं, तो ये बाहर हो गया। अंदर से क्या बचा, टी स्क्वायर, तो ये 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं आप लोगों को, b को आपने सामने लिख दिया, और टी स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो घात आ जाती है सामने, और उसके ऊपर जितनी भी घात रहती है उससे एक घात कम करना पड़ता है। तो 2 की घात थी तो 2 से एक घात कम की तो 1 की घात हो गई। अब बोल रहा है कि t बराबर 2 पर, तो आप लोग यहाँ पर कुछ मत करो, d/dt ऑफ x में t बराबर 2 रख दो, तो b का मान 2.5, फिर 2, और फिर t का मान भी 2। जब हल करोगे तो कितना आएगा, 25 चौके 100, और दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, मतलब यहाँ लग जाएगा। आंसर इसका कितना आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में सवाल ने क्या बोला है कि एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान वस्तु की स्थिति दिया हुआ है, a का मान, b का मान, t का मान दे के रखा है आप लोगों को 0 और 2, तो इसके मध्य वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर उसने तात्क्षणिक वेग ज्ञात करने बोलता है, यहाँ पे आपको औसत वेग ज्ञात करने बोल दिया। तो देखिए आगे दिया है वस्तु की स्थिति, a का मान, b का मान, और t बराबर 0, t बराबर 2। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, t बराबर 0 पर और t बराबर 2 पर इनका मान निकालेंगे, x का मान। तो t बराबर 0 पर x का मान, तो बेटा जहां जहां t आ रहा है वहां आप लोग क्या रख दोगे, 0। जहां a आ रहा है वहां a का मान, जहां b आ रहा है वहां b का मान। सिंपल तो है। तो a की जगह में 8.5, b की जगह में 2.5, t का मान 0। तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो 8.5 में जब ये 0 होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना ये वाला पद, तो 8.5 में जब 0 जुड़ेगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 8.5। आगे बढ़ो, t बराबर 2 पर जब मान निकालोगे तो a का मान 8.5, b का मान 2.5, t का मान कितना रहेगा बेटा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, और दशमलव लगेगा एक अंक बाद, मतलब हो जाएगा 10। तो 8.5 और 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 18.5। ठीक है, तो t बराबर 0 पर विस्थापन इतना है, और t बराबर 2 पर विस्थापन इतना है। तब हम लोगों को निकालना था औसत वेग। तो औसत वेग का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखिए, कुल विस्थापन, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, और कुल समय मतलब जो लिया गया समय, टोटल समय अंतराल, t2 माइनस t1। तो x2 माइनस x1, तो x2 का मान आया था 18.5, x1 का मान कितना था 8.5, और बटे में समय कितना था, t बराबर 0 से 2, तो आप लोग 2 माइनस क्या कर दोगे, 0। t2 माइनस t1 मतलब 2 माइनस 0। 18.5 में से 8.5 घटाओगे तो आएगा 10, और बटे में रहेगा 2। तो जब इसको आप लोग काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका औसत वेग है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, ये सवाल तो आप लोगों को अभी त्रैमासिक में आया, लेकिन कई बार आपको देखने मिलेगा भी
अर्धवार्षिक वार्षिक में, है ना। उसके बाद उसका अगला सवाल है कि लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है। मैं आप लोगों को ये दोनों सवाल का आंसर बता देता हूँ बोलकर, ठीक है ना बेटा। मैं लिखकर आप लोगों को इनका आंसर नहीं दूंगा, आप लोगों को मैं बोलकर बता रहा हूँ। देखिए, क्रिकेट का खिलाड़ी कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है, तो आप लोग खुद ही सोचिए। जब वो क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद को अपने हाथ में कैच करता है ना, तो गेंद का संवेग बहुत अधिक होता है, और संवेग बहुत अधिक होने के कारण वो अपने हाथ पर बल का मान बहुत ज्यादा लगाता है, समझ रहे हो। और गेंद जब आपके हाथों पर बल ज्यादा लगाएगा तो आप लोगों को चोट ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। तो हम लोगों को चोट को कम करना है। चोट कैसे कम करेंगे अपन लोग, तो बेटा अपने हाथ पर लगने वाले बल का मान कम कीजिए। तो बल का मान कम करने के लिए आप लोग देख रहे हो कि बल समानुपाती होता है संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब बटे में कौन रहेगा यहाँ पे, समय अंतराल। तो क्रिकेट का खिलाड़ी क्या करता है, जैसे ही उसके हाथ में गेंद आती है अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है। तो पीछे की ओर जैसे ही खींचता है ना बेटा, तो वो समय का मान थोड़ा सा उसने बढ़ा दिया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। गेंद को स्थिर करने के लिए उसने समय का मान थोड़ा सा ज्यादा लिया, ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ज्यादा समय लेने से क्या होता है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, अगर समय अंतराल ज्यादा लोगे तो आपके हाथ पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप ही लोग बताओ कि अगर बल का मान कम होगा तो आपको चोट भी क्या होगी, कम लगेगी। तो इसका जवाब क्या दोगे, तो आप लोग इसका जवाब दोगे कि जो गेंद का जो संवेग होता है वो बहुत अधिक होता है ना। तब क्रिकेट का खिलाड़ी अपने कैच करते समय हाथ को अपने पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे समय अंतराल का मान बढ़ जाता है, और समय अंतराल का मान बढ़ने से हाथ पर आरोपित होने वाले बल का मान कम हो जाता है। और जब बल का मान कम होता है तो हमें चोट भी बहुत कम लगती है, ठीक है। इसका रीजन ऐसा देना है। अगला जो क्वेश्चन था, लॉन मूवर को धकेलने की बजाय खींचना आसान क्यों होता है। तो आपके सामने देखिए दो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये रोलर है मान लो, या लॉन मूवर जो भी आप लोग बोलोगे इसको जब आप लोग ढकेलोगे तो आप लोग इधर से ढकेलोगे ना इस तरफ, और मान ले आप लोग इसको खींच रहे हैं इस तरफ। तो दोनों कंडीशन का चित्र आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। तो धकेलने के लिए आप लोगों को बल लगाना पड़ेगा इस दिशा में, सही बात है ना। जब बल लगाओगे तो बल के हम लोग दो घटक करेंगे। माना कि एक घटक ने क्षैतिज से थीटा कोण बनाया, जिसको अपन लोग एफ कॉस थीटा बोल रहे हैं, और जो लंबवत घटक आपको दिखाई दे रहा है एफ साइन थीटा, वो नीचे की ओर रहेगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये लंबवत घटक नीचे की ओर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यदि कोई सदिश के आप लोग घटक करते हो तो जो सदिश रहता है वो बीच में रहता है, और उसके जो घटक रहते हैं वो बाकी दोनों तरफ रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसका एक घटक ऊपर ना ही होगा, नीचे ही होगा, क्योंकि सदिश के दोनों ओर ही दोनों घटक रहना चाहिए। तो एक घटक क्षैतिज दिशा में रहेगा और एक घटक रहेगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ठीक है। और ये कंडीशन है खींचने वाली, दोनों कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर देखो, खींचोगे तो बल आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ लगाना पड़ेगा, इस दिशा में। तो क्षैतिज घटक आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा और ऊर्ध्वाधर घटक आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों ही स्थितियों में बल के दो घटक है। पहला जो है वो क्षैतिज घटक एफ कॉस थीटा, और दूसरा है ऊर्ध्वाधर घटक एफ साइन थीटा। तो दोनों ही कंडीशन में एफ कॉस थीटा जो है वो रोलर को या लॉन मूवर को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो अच्छी बात है, आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब हम लोग रोलर को ढकेलते हैं, लॉन मूवर को ढकेलते हैं, तो जो एफ साइन थीटा है ना, वो इसको भारी बना देता है, क्योंकि वो नीचे की ओर लग रहा है। तो नीचे की ओर लगने के कारण इस लॉन मूवर को ये भारी कर देता है, इसलिए हमें धकेलने में थोड़ी परेशानी होती है। जबकि यहाँ पर देखिए, जब हम लोग इस वस्तु को खींचते हैं तो ये तो आगे बढ़ने का काम तो ये भी कर ही रहा है, लेकिन जो एफ साइन थीटा है ना, वो ऊपर की ओर लगने के कारण जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी हल्की हो जाती है, और हम लोगों को इस वस्तु को खींचने में आसानी होती है, ठीक है बच्चों। तो अगर आप सभी को ये सब क्वेश्चन जो है उनके आंसर अगर आप लोगों को समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यादव सर पीसीएमबी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप लोगों के पास केवल 4 नंबर वाले क्वेश्चन बच चुके हैं, तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगा उसी के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।